नमस्कार साथियों, मैं सोभी सिंह मैक्स ऑफ नॉलेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है हम लोग की इंडियन ड्रेनेज सिस्टम की जो सीरीज़ चल रही है उसमें हम लोग पीछे की क्लास अच्छे से पढ़ चुके हैं। बड़े सिंपल लैंग्वेज में हम लोग अपनी क्लासेस को देख रहे हैं, यानी कि इंडियन ड्रेनेज सिस्टम इंडियन ज्योग्राफी की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मानी जाती है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें आपको यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसी सीरीज़ चलाई जाए जिसमें हम लोग का इंडियन ड्रेनेज सिस्टम अच्छे से कवर हो जाए। तो दोस्तों, आप कर सकते हैं चौथी या पाँचवीं क्लास है हमारी लगभग, आप कर सकते हैं, जिसमें हम लोग इंडियन ड्रेनेज सिस्टम की चर्चा कर रहे हैं। शुरुआत में हम लोग हिमालयी अपवाह तंत्र की नदियाँ पढ़े थे, जैसे सिंधु नदी तंत्र, फिर गंगा नदी तंत्र, फिर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, एक एक करके हम लोग पढ़े थे। फिर उसके बाद हम लोग आगे प्रायद्वीप भारत में, तो प्रायद्वीप भारत में भी हमने 2 भागों में बांट दिया, तो वो उन सबको हम लोग को चर्चा करनी है। तो आपको बता दूँ, अगर आप लोग पीछे की क्लास मिस कर दिए हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, वहाँ से जाकर आप पीछे की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से, जहां पर आपको आपके किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन होती है उसके लिए आपके लिए वो चैनल भी फ़ायदेमंद रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी टॉपिक के बारे में। आज थोड़ा बता दूं हम आपको, जैसे दोस्तों देखिए हम लोग क्या किए थे, हिमालयी अपवाह तंत्र की जब नदियाँ पढ़ रहे थे तो उसमें कुछ नदी जाके बंगाल की खाड़ी में गिर रही थी, तो कुछ अरब सागर में गिर रही थी। जैसे सिंधु नदी तंत्र किधर जा रही थी, अरब सागर में जा रही थी। गंगा और ब्रह्मपुत्र किधर जा रही थी, बंगाल की खाड़ी में, यानी 2 भागों में बांट दिया। उसी तरह प्रायद्वीप भारत की भी हम लोग चर्चा किए। प्रायद्वीप भारत में भी कुछ नदियां जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं, कुछ अरब सागर में गिर रही हैं। पिछली क्लास में हम लोग बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की चर्चा किए थे, जिसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, वैगई, ताम्रपर्णी, ब्राह्मणी, वैतरणी और स्वर्ण रेखा, ये सब नदियाँ कहाँ थी, जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर रही थी। लेकिन अरब सागर में भी तो कुछ नदियाँ गिरेंगी, तो जो अरब सागर में नदियाँ गिरेंगी उनकी आज हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। कह सकते हैं ये सभी नदियाँ क्या है, प्रायद्वीप भारत की ये नदियाँ हैं, जिससे हम लोग 2 भागों में देख रहे हैं। तो पहला वाला भाग जो था उसमें जो कि बंगाल की खाड़ी में गिर रही थी उसकी चर्चा हम लोग कर लिए हैं। उसके बाद अरब सागर में जो नदियाँ गिर रही हैं उसकी चर्चा हम लोग कर लिए हैं। तो थोड़ा आपको थोड़ा पीछे की क्लास का थोड़ा बता दूँ, जिससे कि हम लोग का थोड़ा आसानी हो जाए आगे की क्लास समझने में। देखिए ये क्या है, ये हमारा क्या है, प्रायद्वीप भारत है। ये प्रायद्वीप भारत है, जिसमें हम कहते हैं कि ये क्या है, अरब सागर की शाखा है। ये क्या है, अरब सागर है। और ये क्या है, बंगाल की खाड़ी है। क्या है ये, बंगाल की खाड़ी है। जिसमें हमने बताया था कि जो प्रायद्वीप भारत की नदियां हैं ये 2 भागों में बंटती हैं, यानी कि एक नदी यहाँ से शुरू होती है जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और इसी तरह बाकी नदियाँ भी इसी दिशा में क्या होती हैं, प्रवाहित होती हैं, जिसे हम बोलते हैं कि स्वर्ण रेखा है, ब्राह्मणी है, वैतरणी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, पेन्नार है और ताम्रपर्णी, वैगई है। ये सब नदियाँ कहाँ जाके गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इनकी लंबाई, इनकी विशेषता क्या है कि इनकी लंबाई जो होती है ज़्यादा होती है, क्योंकि ये यहाँ से इस वाले क्षेत्र से शुरू होती हैं, यहाँ से शुरू होती हैं और आगे जाके प्रवाहित होती हैं, यहाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो जो बंगाल की खाड़ी में नदियाँ गिरती हैं वो क्या करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। और जो इधर नदियाँ जो हम लोग पढ़ेंगे ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि नाम दे सकता है कि ये कौन सी नदियाँ, मतलब कहाँ की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती। तो आप कहेंगे जो पश्चिमी तट पे आप अरब सागर में जो गिरने वाली नदियाँ हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं, इसकी भी चर्चा अभी मैं आपको बताऊंगा, करूंगा चर्चा आपसे कि क्यों ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये नदियां जो आप लोग देखेंगे, जो बंगाल की खाड़ी में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, उनकी लंबाई ज़्यादा होती है अरब सागर में गिरने वाली नदियों की अपेक्षा। तो ये वाली जो नदियां होती हैं लंबा मार्ग तय करती हैं, और साथ में क्या करती हैं, ये जब लंबी मार्ग तय करेंगी तो वहाँ जाएंगे, आराम से वो सागर में गिरेंगे, और जिसकी वजह से वहाँ डेल्टा का निर्माण होता है। लेकिन ये नदियाँ क्या होती हैं, यहाँ वाली, ये ऊंचा क्षेत्र है, यहाँ से डायरेक्ट ये निकली, डायरेक्ट ऊंचाई से निकली और डायरेक्ट क्या की, सागर में चली गई, और जिस वजह से जो भी निक्षेप ये एकत्रित कर पाती हैं, और इनमें तीव्रता इतनी ज़्यादा होती है कि कोई निक्षेप वहाँ रुक नहीं पाता है, और सारा निक्षेप जो ये लेके आती हैं वो डायरेक्ट सागर में चला जाता है। अब डेल्टा का निर्माण होगा कैसे, क्योंकि डायरेक्ट आया और डायरेक्ट क्या हुआ, सागर में चला गया। लेकिन बंगाल की खाड़ी में जो गिर रही थी, ये जो भी निक्षेप अपना लेकर चलती हैं, ये क्या करती हैं, आगे जाकर डेल्टा निर्माण करती हैं। ये बात हो गई कि डेल्टा का निर्माण करती हैं, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती। आप कह सकते हैं ज्वार नद मुख बनाती हैं, ठीक है। एक चीज़ और ख़ास बात यहाँ इन दोनों में है कि जो बंगाल की खाड़ी में नदियाँ गिरती हैं इनकी तीव्रता क्या है, ज़्यादा नहीं होती है, इनकी तीव्रता ज़्यादा नहीं होती है। हाँ, आप कह सकते हैं जब इनमें जल स्तर बढ़ जाता है तो इनकी तीव्रता बढ़ जाती है, लेकिन इनकी अपेक्षा अरब सागर में गिरने वाली नदियों की तीव्रता
तीव्र होती है, इनकी तेज तीव्र गति से आगे बढ़ती हैं। क्यों तीव्र गति से? क्योंकि ये क्या है, नदियाँ ऊंचाई से निकल रही हैं और तुरंत छोटी ही हैं और वहाँ से ऊंचाई से निकलते इनकी बहुत तीव्र इनकी धारा होती है। तो धारा तीव्र होती है जिसके वजह से भी आप कह सकते हैं निक्षेप एकत्रित नहीं हो पाता और डेल्टा का निर्माण नहीं हो पाता है। एक चीज़ मैंने यहाँ बंगाल की खाड़ी की नदियों में बताया था कि ये नदियाँ जो होती हैं यू आकार की घाटी बनाती हैं। साथ में मैंने बताया था कि ये आप कह सकते हैं वृद्धावस्था में है और जब ये आगे बढ़ती हैं तो ये क्या करती हैं, वी शेप वैली नहीं बनाती हैं, यू शेप वैली बनाती हैं, क्योंकि ये ज़्यादा अपर्दन नहीं कर पाती हैं, ये नदियाँ ज़्यादा टूट फूट नहीं कर पाती हैं, जिसके वजह से ये क्षैतिज अपर्दन करते हुए आगे बढ़ती हैं और ढाल के अनुरूप बहती हैं। तो इसलिए आप ये कहेंगे जो प्रायद्वीप भारत की जो नदियाँ हैं ये क्या है, अनुवर्ती नदियाँ हैं। क्या हैं? इन्हें अनुवर्ती, इसलिए इन नदियों क्या बोला जाता है, अनुवर्ती नदियाँ बोला जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा जो प्रायद्वीप भारत की नदियाँ हैं ये अनुवर्ती नदियाँ होती हैं। अनुवर्ती का मतलब ये है कि ये नदियाँ ढाल के अनुरूप बहती हैं। चट्टान इतनी कठोर होती है, इतनी ताकतवर होती है कि ये नदियाँ के पास इतनी शक्ति नहीं होती है कि ये उसमें अपर्दन कर सकें। जब ये उस चट्टानों में अपर्दन नहीं कर पाती हैं तो ये क्या करती हैं, जिधर ढाल रहता है उधर को प्रवाहित हो जाती हैं। लेकिन हम लोग हिमालयी अपवाद तंत्र में पढ़े थे कि वो क्या है, पूर्ववर्ती नदियाँ थी। उसका मतलब ये हुआ कि ये नदियाँ अगर कोई रुकावट आ भी जाती है तो ये अपनी तीव्रता वेग से क्या करेंगी, उस रुकावट को तोड़ के आगे निकल जाएंगी और वो अपना मार्ग परिवर्तित नहीं करेंगी। तो इसलिए कहा जाता है ये नदियाँ क्या हैं, अनुवर्ती नदियाँ हैं। तो आपको वही पढ़ना है। आज की क्लास में हम लोग ये अरब सागर की जो सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आपको नाम मैं बता दूं कौन कौन सी नदियाँ हैं। सबसे पहले नाम आता है लूनी नदी का, उसी क्रम में मैंने लिखा है। अब जैसे उत्तर से दक्षिण की तरफ जब हम जाएंगे तो इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, यही नदियाँ हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले आती है लूनी नदी, लूनी के बाद आती है साबरमती, साबरमती के बाद आती है माही, माही के बाद नर्मदा, नर्मदा के बाद ताप्ती, ताप्ती के बाद मांडवी। इसी तरह हम और आगे दक्षिण साइड में बढ़ते जाएंगे तो हमें ये सब भी नदियाँ देखने को मिलती हैं। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी नदियाँ और भी हैं, लेकिन मोस्टली हम लोग इन्हीं लोगों की चर्चा करते हैं। माही, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, इन नदियों की ज़्यादा चर्चा करते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे। साथ में कुछ आपको रिटन में भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जिससे आप अगर कोई नोट्स बनाना चाहें तो आप नोट्स बना सकते हैं, जो कि आप कर सकते हैं। एक तरह से शॉर्ट नोट हो सकती है और उससे आपको एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए और फायदेमंद रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ शुरू कर रहे हैं लूनी नदी से। आप ध्यान दीजिएगा, लूनी नदी आप लोग नाम सुने होंगे। इस नदी की एक खासियत ये है कि ये जो लूनी नदी है कहाँ, ये सागर में जाकर नहीं गिरती हैं। हालांकि जब हम लोग ये नदियाँ पढ़ते हैं उसके साथ लूनी नदी को भी पढ़ते हैं, लेकिन ये लूनी नदी क्या है, बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। एक फिगर और देखिएगा, ये इस तरह से, ये क्या है, प्रायद्वीप भारत, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या है, खंभात की खाड़ी है। खंभात की खाड़ी में 4 नदियाँ गिरती हैं, साबरमती, माहिन, नर्मदा, ताप्ती। ये 4 नदियाँ जो हैं ये खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। इसी में आकर ये नदियाँ चारों गिरेंगी, ठीक है। कौन? साबरमती, माहिन, नर्मदा, ताप्ती। ये ध्यान दीजिएगा, पूछ सकता है कि खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो आप कहेंगे साबरमती, नर्मदा, ताप्ती और माही। लेकिन यहाँ पे जो आप पहली नदी की मैं चर्चा कर रहा हूँ, लूनी नदी, ये लूनी नदी कहाँ से निकलती है? ये लूनी नदी राजस्थान के अरावली से निकलती है और गुजरात के कच्छ का रण आप लोग नाम सुने होंगे, कच्छ के रण में जाकर विलीन हो जाती है। तो आप एक तरह से ये समझिए, ये हमारा क्षेत्र है जहाँ लूनी नदी प्रवाहित हो रही है। लेकिन आपको पता है कि थोड़ा ये लूनी नदी अगर इस तरह से प्रवाहित हो रही है और हमें पता है कि आगे यहाँ सागर है, तो ये नदी क्या होती है, आगे नहीं बढ़ पाती है। ये आप एक तरह से कर सकते हैं, ये वाला जो क्षेत्र है दलदली क्षेत्र है, जिस वजह से ये लूनी नदी इसमें क्या होती है, समाहित हो जाती है, विलीन हो जाती है। इसलिए इन नदियों को बोला जाता है अंतःस्थलीय नदी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अंतःस्थलीय नदी। यानी कि वो आधे रास्ते में गई, फिर वहाँ से वो विलुप्त हो गई, आगे नहीं बढ़ पाई। इस वजह से कहा जाता है कि जो लूनी नदी है ये महासागर या सागर या अरब सागर में जाकर नहीं विलीन होती है, ये क्या होती है, अंतःस्थलीय नदी है। तो ध्यान दीजिएगा, अंतःस्थलीय नदी कई बार यूपीएससी में भी पूछा है, नेट जीआरएफ के भी एग्जाम्स में पूछा है कि अंतःस्थलीय नदी का उदाहरण भी पूछ सकता है। या आप एक तरह से कर सकते हैं कि लूनी नदी कैसी नदी है, तो आप एक तरह से एग्जाम ऑप्शन में दे सकता है कि ये अंतःस्थलीय है, तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा।
तो लूनी नदी यहाँ क्लियर हो गई। अब हम लोग चलते हैं साबरमती पे। तो साबरमती नदी भी जो क्या है बहुत फेमस नदी है, गुजरात में प्रवाहित होती है। आप कह सकते हैं गुजरात का जो फेमस शहर है अहमदाबाद और गांधीनगर क्या है इसी नदी के तट पर स्थित है। और यह भी कहाँ जाके गिरती है, खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो 4 नदियाँ हमेशा ध्यान दीजिएगा, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, ये 4 नदियाँ कहाँ जाकर गिरती हैं, खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। इसके बारे में थोड़ा मैं और रिटर्न में भी आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, तो चलिए थोड़ा उसे देख लेते हैं। अब हम आगे जो नदी चर्चा करने जा रहे हैं वो है साबरमती नदी। साबरमती नदी का भी आप नाम बहुत सुनेंगे। चलिए इसके बारे में 2 लाइन देख लेते हैं। क्या कह रहा है, गुजरात के 2 प्रमुख शहर गांधीनगर और अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर स्थित हैं। साबरमती नदी राजस्थान में उदयपुर के मेवाड़ से निकलती है और खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। जैसा कि मैंने बताया था कि साबरमती भी खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। अगली नदी जो है वो माही नदी है। माही नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से निकलती है और खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। माही नदी राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसे देखिएगा, जैसे ये कहीं ऐसे कोई क्षेत्र है, यहाँ राजस्थान का ही क्षेत्र मान लीजिए, माही नदी इस तरह से प्रवाहित हुई, ठीक है, और यहीं से क्या हुई, कर्क रेखा भी गुजरी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कर्क रेखा को ये 2 बार काट रही है। तो यही कहा जाता है कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो इस तरह से काटती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यह 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। कौन कौन से राज्य, इन्हें देख लेते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, और खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। जैसा कि मैंने बताया था, लूनी नहीं गिराती है। साबरमती का मैंने बता दिया, माही का बता दिया। आगे हम चर्चा करने जा रहे हैं नर्मदा और ताप्ती का। तो चलिए इन नदियों को भी देख लें, जो कि कहा जाता है प्रायद्वीप भारत की बहुत प्रमुख नदी हैं। तो एक बार चलिए देख लेते हैं। तो आगे अरब सागर में जो गिरने वाली नदी है नर्मदा, तो अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं नर्मदा नदी का। नर्मदा का देखिए यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं, इसे थोड़ा ध्यान से रखिएगा क्योंकि ये नदी थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो क्या पहला पॉइंट क्या कर रहा है, यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने के बाद यह उत्तर में विंध्य पर्वत तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। एक चीज़ नोट कीजिएगा कि यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने के बाद यह उत्तर में विंध्य पर्वत तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। अब इस लाइन को थोड़ा समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसका लोकेशन बताती है ये पॉइंट। फिगर इसका थोड़ा मैं बता देता हूँ। जैसे क्या कर रहा है, मध्य प्रदेश से निकला और उसके बाद ये क्या हो रहा है, विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत। तो ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि विंध्य पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, या आप कह सकते हैं भ्रंश घाटी के निर्माण कौन करता है, कैसे प्रवाहित होती है। तो आप कहेंगे सबसे पहले आपको पता ये क्या है, हमारा प्रायद्वीप भारत बना देता हूँ। इसमें क्या है आपका वो विंध्य पर्वत श्रेणी हो गया, ये समझ लीजिए विंध्य पर्वत श्रेणी हो गया, और उसी के बगल में क्या है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो ये जो नर्मदा नदी है इसके मध्य से प्रवाहित होती है, माफ़ कीजिएगा, ये खंभात की खाड़ी के पास है, और ये क्या है, बीच में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। तो जब भी पूछे कि विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच भ्रंश घाटी का निर्माण करते हुए कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो आप कहेंगे नर्मदा नदी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो एक बार देख लीजिएगा, फिर से यहाँ पे नोट कर लीजिएगा इसे। यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पहाड़ी से निकलने के बाद उत्तर में विंध्य पर्वत, ये उत्तर में क्या हो गया, विंध्य पर्वत हो गया, दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत, इसके दक्षिण में नर्मदा नदी क्या है, सतपुड़ा पर्वत है, के मध्य भ्रंश घाटी है वहां पर से होकर बहते हुए ये कहाँ जाकर गिरती है, खंभात की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, सरदार सरोवर परियोजना। क्या है, सरदार सरोवर परियोजना इसी नदी पर है। तो परियोजना से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इस नदी पे कौन सी परियोजना है, इस नदी पे कौन सी परियोजना है। अगर आप लोग कहेंगे तो अगली क्लास में हम लोग नदियों पे कौन कौन सी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, किस नदी पर चलाई जा रही हैं, ये सब बातों को हम लोग चर्चा करेंगे। तो सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर। आगे करा है यह जबलपुर के पास भेड़ाघाट, क्या है, भेड़ाघाट की संगमरमर शैलों को काटकर धुआंधार जलप्रपात, क्या करा है, भेड़ाघाट की संगमरमर शैलों को काटकर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है कौन, नर्मदा नदी। आगे कह रहा है ओरसंग नर्मदा, ओरसंग जो है नर्मदा नदी के दाएं तट से मिलने वाली एक प्रमुख सहायक नदियां हैं। मैंने जब हिमालयी उपतंत्र बताया था, बाकी नदियों को जब बताया था, तो हमने ये कहा था, ये ध्यान दीजिएगा कौन सी नदी किस जो मेन नदी है उसके दाएं से आके मिल रही है कि बाएं से आके मिल रही है।
तो यहाँ क्या कर रहा है, ओरसंग जो है नर्मदा नदी के दाएं तट से प्रवाहित हो रही है। अगर नर्मदा नदी इस तरह से प्रवाहित हो रही है तो उसके दाएं तरफ से आकर कौन मिल रहा है, ओरसंग नदी वाली एक प्रमुख सहायक नदी है एवं तथा तवा बंजर, ये क्या है, तवा बंजर शेर, आगे कह रहा है आदि अन्य प्रमुख सहायक नदियां हैं। और तवा बंजर शेर इसकी अन्य प्रमुख सहायक नदियां हैं किसकी, नर्मदा की। नर्मदा की लंबाई ध्यान दीजिएगा, नर्मदा की लंबाई क्या है, 13-12 किलोमीटर है। आप कह सकते हैं 13-12 किलोमीटर, जैसे आप गिनती गिनते हैं 12-13 ऐसे, तो आप उल्टा कर दीजिए 13-12 कर दीजिए। तो नर्मदा नदी की लंबाई कितना है, 1312 किलोमीटर है। आगे कर रहा है इसका अपवाद क्षेत्र की बात करें, अपवाद क्षेत्र कहाँ है, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में विस्तारित है। जहाँ से मध्य प्रदेश में 87%, गुजरात में 11.5% और महाराष्ट्र में 1.5% ये विस्तारित है और ये प्रवाहित होती है। यह नदी भी घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ घड़ियाल भी पाए जाते हैं। तो ये कहाँ जाकर गिरती है, कुछ बातें इसमें ध्यान दीजिएगा, मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। यह नदी कहाँ गिर जाकर गिरती है, खंबाती खाड़ी में गिरती है। दूसरा, यह विंध्या पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच भ्रंश घाटी का निर्माण करते हुए आगे प्रवाहित होती है और ये जाकर खंबाती खाड़ी में गिरती है। इसी नदी में जैसा कि मैंने बताया कि ये क्या है हमारा, ये क्या है, विंध्या पर्वत श्रेणी है, ये क्या है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, बीच में नर्मदा नदी प्रवाहित हो रही है। इसी पर्वत के क्रम में एक और यहाँ पर क्या है, पर्वत है जिसे आप बोलते हैं अजंता का पर्वत। अजंता क्या है, ये है जो कि पूर्ण रूप से महाराष्ट्र में है। और इसी के बीच में आप कहेंगे ये क्या हो गया हमारा, विंध्या हो गया, ये सतपुड़ा हो गया और ये क्या हो गया, अजंता पर्वत हो गया। तो इसके बीच में भी एक नदी प्रवाहित होती है जिसे कहते हैं तापी। आप एक तरह से कह सकते हैं कि नर्मदा के समानांतर एक तरह से प्रवाहित होती है कौन, ताप्ती। तो पहले कौन, ये क्रम याद रखिएगा, पहले किसे बनाइएगा, विंध्या पर्वत, फिर बीच में नर्मदा को प्रवाहित कर दीजिएगा, फिर सतपुड़ा पर्वत बनाइएगा, फिर बीच में ताप्ती नदी को प्रवाहित कर दीजिएगा और उसके बाद अजंता पर्वत। इस तरह से प्रवाहित होती है। तो हमारी नेक्स्ट नदी जो है वो तापी है, यानी कि ताप्ती कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, एक तरह से नर्मदा के ही समानांतर प्रवाहित होती है और जाकर खंबाती खाड़ी में गिरती है। तो चलिए अब एक बार हम लोग अब किसकी चर्चा करते हैं, ताप्ती नदी की। चलिए, नर्मदा के बाद अब आ जाती है ताप्ती आती है। तो इसका क्या है, इसकी उत्पत्ति मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की सतपुड़ा की पहाड़ियों से होती है। आगे कह रहा है यह भी भ्रंश घाटी में से बहती हुई अरब सागर की खंबाती खाड़ी में गिरती है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में है। नेक्स्ट कर रहा है गिरना, ध्यान दीजिएगा नदी का नाम है गिरना, इसके बाएं तट तथा अरुणावती इसके दाएं तट से मिलने वाली प्रमुख नदी है। इसके मुहाने पर सूरत नगर स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा है कि ताप्ती नदी किस शहर पे, जहाँ ये मुहाना बनाती है तो वहाँ कौन सा शहर है, तो आप कहेंगे सूरत नगर। ताप्ती की कुल लंबाई लगभग 724 किलोमीटर है। काकरपारा सिंचाई परियोजना, काकरपारा क्या है, काकरपारा सिंचाई परियोजना इसी नदी पर है, किस पे, नर्मदा पर ही, सॉरी ताप्ती पर ही बनाया गया है। ये क्या हो गई, हमारी नदियाँ हो गई जो कि हमारी कहाँ गिर रही थी, खंबाती खाड़ी में गिर रही थी। अब जो ये वाले पार्ट हो गया, ये क्या था हमारा, ये हो गया ना, तो ये क्या थी, खंबाती खाड़ी में गिरने वाली हो गई 4 नदियाँ। इसके अलावा जो तटीय नदियाँ हैं, यानी तट पे, पश्चिमी तट पे क्या हो रही हैं, यहाँ से आकर अरब सागर में गिर रही हैं, उनकी चर्चा अब हम लोग करने जा रहे हैं। तो गुजरात में आप कहेंगे क्या है, गुजरात में कौन सी, सतरंजी गिरती है और मादर नदी जो है गुजरात में प्रवाहित होती है और ये अरब सागर में जाकर गिरती है। उसके बाद गोवा में जो गिरती है उसका नाम है मांडवी और जुआरी, ये भी क्या होती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कर्नाटक से जो प्रवाहित होती है उसका नाम है शरावती और गंगा वैली नदी। केरल में जो होती है भरतपुजा, पेरियार और पाम्बा नदी जो है ये भी केरल से बहते हुए जाकर गिरती है कहाँ, अरब सागर में, जिसमें भरतपुजा क्या है, सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी है। दूसरी क्या है, केरल में प्रवाहित होने वाली पेरियार जो कि दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो पहला क्या है, भरतपुजा, दूसरा पेरियार। तो ये नदियाँ ध्यान दीजिएगा, इनकी लंबाई ज़्यादा नहीं होती, इनकी लंबाई बहुत छोटी छोटी होती है, बाकी इन नदियों की लंबाई इनकी अपेक्षा ज़्यादा है। एक चीज़ और आप कहेंगे, पूछ लेता है कि प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आप कहेंगे गोदावरी, जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। दूसरा कौन सी है, कृष्णा है। कृष्णा क्या है, बंगाल, पश्चिम बंगाल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, सॉरी पश्चिम बंगाल नहीं, प्रायद्वीप भारत की। और उसके बाद तब आती है आपकी नर्मदा। लेकिन अगर ये पूछ ले कि अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी कौन है, तो आप कहेंगे नर्मदा क्या है, अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है। अगर ये पूछे कि प्रायद्वीप भारत में प्रवाहित होने वाली तीसरे नंबर की कौन सी है, तो तीसरे नंबर पे आती है नर्मदा, क्योंकि पहले पे गोदावरी आती है, दूसरे पे कृष्णा आती है, तीसरे पे जाकर आती है नर्मदा। तो ये प्रमुख नदियां हैं जो कि अरब सागर में जाकर गिरती हैं। तो ध्यान दीजिएगा ये कौन कौन सी नदियां हैं। एक चीज़ और यहाँ नोट कर लीजिएगा,
शरावती नदी जो है ये भी इसमें क्या है शामिल रहेगी। कौन सी? शरावती नदी। तो यहाँ एक नोट कर लीजिएगा और नदी शरावती नदी, क्योंकि कई छोटी छोटी अभी नदियाँ और हैं। तो ये क्या है? अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं, जिसमें से तटों पे जाकर गिरती हैं ये हैं, और ये बाकी नदियाँ जो हैं क्या हैं, ये आपकी खंबात की खाड़ी में गिरती है। लूनी नदी मैंने बताया कि ये अंतरस्थलीय नदी है, ये वहीं रास्ते में ही समाप्त हो जाती है, उसके आगे ये जाकर सागर में नहीं गिर पाती है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को ये जो क्लासेज हैं आप एक तरह से कर सकते हैं। इंडियन ड्रेनेज सिस्टम की नपवा नदी का जो तंत्र था उसे हम लोग आज कंप्लीट कर चुके हैं। शुरुआत में हम लोग हिमालयी अपवा तंत्र की नदियाँ पढ़े थे, जिसमें हम लोग सिंधु नदी पहली क्लास में देखे, दूसरी क्लास में गंगा नदी तंत्र पढ़े, तीसरी क्लास में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़े, चौथी क्लास में हम लोग बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को पढ़े, और आज की क्लास में 5वें में हम लोग अरब सागर में गिरने वाली नदियों को डिटेल में पूरी अच्छी तरह से जाना है। यहाँ पर मैंने क्या किया, रिटर्न में दिया है, जो प्रायद्वीप भारत की जो नदियाँ उनका रिटर्न में दिया है। बाकी गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र, इन नदियों को मैंने फिगर के माध्यम से आपको बड़ी अच्छी लैंग्वेज में समझाया है। आप चाहें तो उस वीडियो को जाकर वहाँ से क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए वो क्लासेस क्या होंगी, बहुत ही फायदेमंद होंगी। लैंग्वेज आप लोग देख ही रहे हैं कि ज़्यादा कोई हार्ड लैंग्वेज नहीं यूज कर रहा हूँ, एकदम सिंपल सामान्य स्टूडेंट को भी समझ में आ जाए, इस तरह से मेरा पर्पज़ रहता है कि इस पर्पज़ से मैं वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, आगे क्या करें? आगे अपवाद तंत्र में हम लोग हो सके ये चर्चा करेंगे भारत की प्रमुख झीलों की, उन झीलों की क्या खासियत है, कहाँ पाई जा रही हैं, और इसके अलावा और फिगर के माध्यम से भी हो सकता है हम लोग समझें। साथ में जलप्रपात भी आता है, पूछता है क्वेश्चन। तो इसी जो सीरीज चल रही है इसी में नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग की यही टॉपिक बची है। इंडियन ड्रेनेज सिस्टम में नदियाँ हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। मुझे जहाँ तक लग रहा था जो जो इंपॉर्टेंट नदियाँ थी उनके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आगे हम लोग इसी तरह और बढ़ेंगे, नहरों के बारे में पढ़ेंगे, फिर जलप्रपातों के बारे में पढ़ेंगे और झीलों के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग भी कंटिन्यू बने रहेंगे। आएंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।